हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मैं आप लोगों से चंद बातें हिजाब के ऊपर उठे विवाद कंट्रोवर्सी के बारे में करना चाहता हूं। आप सब लोग जान रहे हैं कि कर्नाटक में जो बीजेपी की सरकार है उसने प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये ऑर्डर दिया है कि जो भी सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे हिजाब पोस्ट अगर छात्राएं जो कि ज़्यादातर मुस्लिम समाज से आती हैं अगर वो आएँ तो उनको यूनिवर्सिटी के अंदर में, कॉलेज के अंदर में दाखिला ना दिया जाए। और प्रशासन को और पुलिस को ये बात बताई गई है कि हिजाब पहने हुए हिजाब पोश मुस्लिम स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ने न दिया जाए, वो क्लास अटेंड न कर पाएँ। अब इसको लेके जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। और अच्छी बात ये है कि देश में बहुत सारे सेकुलर जो लोग हैं या कुछ पार्टियां जो हैं वो उनका समर्थन दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भी सूरत हाल वहाँ पे टेंस है और जो एक बुनियादी अधिकार है शिक्षा लेने का, तालीम हासिल करने का, उससे मुस्लिम जो तालिबात हैं, जो वो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उनको उससे रोका जा रहा है। आप सब लोगों को मालूम है कि भारत में जो महिला हैं, ख़वातीन हैं, वीमेन हैं, उनका एजुकेशंस में जो परसेंटेज है, जो लिटरेसी रेट है वो कम है। और जब बात मुस्लिम महिलाओं की आती है तो उनके अंदर में इलिटरेसी जो है वो और ज़्यादा पाई जाती है। तो सरकार को चाहिए ये कि मुस्लिम छात्राओं को पढ़ने के लिए और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनके लिए और ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलें, उनके लिए स्कॉलरशिप दें, उनको किताब मुहैया कराएं। मगर ये जो देश है और ये जो हिंदुत्व की सरकार है वो काम विकास के विपरीत कर रही है। यानी जो मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने से रोका जा रहा है और इस पे लेके मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है। अब सरकार अपने बचाव में कुछ ऐसी दलीलें दे रही हैं जिसको सुन के कोई भी इंसान अपना माथा पीटना शुरू कर देगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार ने कहा है कि कर्नाटका में एक एक्ट है, एजुकेशन एक्ट, इसके तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रों को जो तयशुदा जो यूनिफॉर्म होंगे, जो पोशाक होंगे, उसी को पहन के, लिबास को पहन के आना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो बुनियादी शिक्षा है, जो शिक्षा की बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो सरकार देने के बजाय ये लिबास और पोशाक और ड्रेस और यूनिफॉर्म के जो इश्यूज़ हैं उसको उठा रही है। और जो चीज़ पे विवाद नहीं होना चाहिए, जिस चीज़ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पे जानबूझ के राजनीति की जा रही है ताकि लोगों का जो ध्यान है वो असली मुद्दे से हट जाए। एक और दिलचस्प बात ये है कि सरकार ये कह रही है कि हिजाब और इस तरह के जो कपड़े और जो पोशाक होते हैं ये क्या करते हैं कि ये असमानता यानी इनइक्वलिटी को बढ़ाते हैं। ऐसे जो कपड़े होते हैं ये क्या करते हैं कि यूनिटी जो होती है और इंटीग्रिटी जो कंट्री की होती है उसके लिए खतरा होते हैं। और एक और बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि हिजाब को कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से भी जोड़ के देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो भी हिजाब की वजह से तबाह हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये सब बातें सुनने के बाद काफ़ी अजीब लग रहा है कि कैसे कोई कपड़ा, कोई लिबास, कोई ड्रेस लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। देश अपना भारत इतना मजबूत मुल्क है, उसकी इंटीग्रिटी के लिए, उसकी सालमियत के लिए ख़तरा हो सकता है। तो ये बात जो असल है वो ये है कि अभी उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। असली बात जो है
वो ये है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 2024 का इलेक्शंस तो आप जान ही रहे हैं। तो इस चुनाव को ध्यान में रख के जो हिंदुत्व की जो ताकतें हैं, इनकी पूरी की पूरी यही कोशिश है कि किसी तरह से मामले को पोलराइज किया जाए, गोलबंद किया जाए। अब आपको भी पता है कि जो हिजाब का इशू है, इस पे लोगों की अलग अलग राय है और इस पे जितना ही चर्चा बढ़ेगा उतना ही हिंदू मुसलमान का खेल ज़्यादा होगा। और जो रोजगार के जो सवाल हैं, जो शिक्षा के जो सवाल हैं, इससे लोगों का ध्यान हट जाएगा। कोई कहेगा हिजाब पहनना चाहिए, कोई कहेगा हिजाब नहीं पहनना चाहिए, और इसी पे सारी लड़ाई शुरू हो जाएगी। और सरकार जो जवाबदेह है जनता के प्रति कि उसने कितना विकास किया, उसने कितने रोजगार दिए, ये सारे सवाल दब जाएंगे और हिंदू मुसलमान का खेल शुरू हो जाएगा। तो ये तो उनके एक तत्कालिक फ़ायदे होंगे, मतलब जो इमीडिएट जो उनको फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरा इसका एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा ये है कि आप सब लोगों को पता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे गरीब मजलूम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। सरकारी स्कूल में किसी तरह से जो वंचित तबका है वो पढ़ने की एक हसरत रखता है, वहाँ पर भी एक धार्मिक मामले को उठा के उसको तुल दे के कोशिश ये की जा रही है कि मुस्लिम लड़कियाँ जो है घर ही के अंदर में रहें, वो पढ़ने ना आएँ। और आप लोग याद रखिए, शाहीन बाग में या जो नागरिकता विरोधी जो कानून में जो मुस्लिम महिलाएं थीं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उन्होंने सरकार की जो धार्मिक नीति थी उसका उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने भारत की आईन और भारत के सेकुलरिज्म की बचाव के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ये भी एक वजह है कि सरकार डरी हुई है एक सेंस में। उनको लगता है कि ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो वो और सरकार के लिए चैलेंज बन जाएंगी। दोस्तों, एक बात और याद रखने की ज़रूरत है कि अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग को पढ़िए या फिर आप ज्योतिबा फूले की राइटिंग को पढ़िए, तो एक बात बहुत साफ तौर पे सामने आ जाती है कि वंचितों को शिक्षा से दूर रख के ही ऊंची जाति के लोगों ने, स्वर्ण लोगों ने, अमीर लोगों ने अपनी गुलामी उनके ऊपर थोपी है। इसलिए मुक्ति का एक रास्ता जो है वो शिक्षा हासिल करना भी है, वो तालीम हासिल करना भी है, वो संगठित होना भी है, वो लोगों के अंदर में जागृति पैदा करना भी है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि शिक्षा को बेचा जाए, फीस को बढ़ा दी जाए, प्राइवेट हाथों में दे दी जाए, और जो वंचित तबका, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे मुस्लिम हो, अगर वो यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो किसी तरह से एक न एक अड़चन पैदा किया जाए। दलितों को और पिछड़ों को रोकने के लिए रिजर्वेशन की बात की, मतलब उसको उसके साथ छेड़छाड़ की जाए। मुस्लिम महिलाओं को रोकने के लिए जो है उसके हिजाब की बात की जाए। तो ये सारा का सारा जो एक पूरा का पूरा जो खेल है, ये वंचित लोगों को दबाने की बात है। एक बात मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ सब लोगों को कि प्लीज़, हिंदुस्तान में धर्म और जात पात के नाम पे जो भेदभाव फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे हमें डट कर मुकाबला करना है। और हिजाब जो है वो कहीं पर भी आपको क्या कहें कि वो लॉ एंड ऑर्डर का और कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, वो नज़्म ज़ब्त का सवाल नहीं है। क्योंकि जो हिजाब पहनने का है या पर्दा करने का जो सिस्टम है, वो हमारे भारत के जो समाज में, जो ट्रेडिशनली वो हिंदू समाज में भी देखा जाता है, वो मुस्लिम समाज में भी देखा जाता है। और ये भी हकीकत है कि पर्दा करना और हिजाब पहनना, सारे हिंदू भी नहीं उसको पर्दा करते हैं और सारे मुसलमान भी उसको हिजाब, महिलाएं हिजाब नहीं लगाती। ये एक व्यक्ति का अपना चॉइस है। किसी की राय हो सकती है कि उसे हिजाब पहनना है या हिजाब नहीं पहनना है। ये भी मुमकिन है कि एक घर में एक बहन हिजाब पहनती है और दूसरी बहन हिजाब नहीं पहनती है। इसलिए भारत के जो आईन में, भारत के जो संविधान में जो पर्सनल लिबर्टी दी गई है, जो रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है, जो महिलाओं के अधिकार दिए गए हैं, इसको लेके आगे बढ़ाया जाए। जो शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है, इसको लेके आगे बढ़ाया जाए। और प्लीज़ इसको कभी भी धार्मिक तरीके से न देखा जाए। जिनको भी लगता है कि मुस्लिम औरतें ही हिजाब लगा के पर्दा करती हैं और वही पिछड़ी हैं, तो आप देखिए किस समाज में पर्दा लोग नहीं करता है। क्या बिहार में महिलाएं पर्दा नहीं करती हैं? क्या राजस्थान में पर्दा नहीं करते हैं? मेरे घर में, मेरे इलाके में मैं देखता हूं कि हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें, वो भी पर्दा करती हैं। आपकी राय हो सकती है कि पर्दा प्रथा रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, किसी को पर्दा से बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी भी ये सारी चीज़ें
देखिए, जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता है। महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत है। महिलाओं के अधिकार को धार्मिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। और एक और बात यह है कि समाज में जो सही तौर पर जो कुरीति है, जैसे चाइल्ड मैरिज है, जैसे कि विधवा की हालत खराब है, जैसे जाति प्रथा है, जैसे बच्चियों को मार दिया जाता है, जैसे डॉरी है, जैसे उनको प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिलता है, जैसे उनको नौकरी से वंचित किया जा रहा है, जैसे उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, जैसे उनकी इज्जत पे हमला किया जाता है, जैसे उनके सिक्योरिटी का सवाल है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का सवाल है, जैसे उनके साथ गैर बराबरी का सवाल है। पैदा होने के साथ ही औरतों के साथ समझा जाता है कि कोई आफत आ गई और मरते दम तक उनके साथ शोषण ही किया जाता है। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, पंडिता रमाबाई सब लोगों ने कहा है। और कहीं ना कहीं जो धार्मिक शास्त्र हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ, महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। मनुस्मृति इसका एग्जाम्पल है। इसलिए मेरी अपील है आप सब लोगों से कि इसको, हिजाब के मामले को धार्मिक तौर पर न देखें, इसको आप ऐसे देखिए कि ये धार्मिक गोलबंदी करने के लिए एक सोचा छोड़ा गया है। और इसलिए मुस्लिम महिलाओं का साथ देने के लिए जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं, खासकर जो हिंदू लोग हैं, उन लोगों को भी ज़रूरत है कि वो मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं और कहें कि शिक्षा का जो अधिकार है इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। और पढ़े लिखे लोगों को, यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाने वाले लोगों को इतनी समझ है कि उनको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। सरकार या यूनिवर्सिटी या वाइस चांसलर और यूजीसी के चेयरमैन या शिक्षा मंत्रालय जो है, ये लोगों को जाके ना बताए कि आपको क्या पहनना है, आपको क्या खाना है। एक लिबरल स्टेट में लोगों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए। वो क्या खाएं, वो क्या पहने, वो क्या ज़बान बोले, वो कौन सी शिक्षा हासिल करे, वो कहाँ घूमने जाए, वो किससे शादी करनी चाहे, वो कौन सा धर्म को माने या ना माने, वो क्या करें क्या ना करें। उसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा अगर आपने हस्तक्षेप कर दिया तो वो राज्य का जो चरित्र होता है वो लिबरल ना होके वो ऑथोरिटेरियन और डिक्टेटर हो जाता है। इसलिए हमको ऑथोरिटेरियन और डिक्टेटर और जो थियोलॉजिकल और जो एक कम्युनल और एक जो राइट विंग जो गवर्नमेंट है इसका विरोध करना है। और सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, औरतों के जो हुकूक है उसके लिए एक साथ आना है। प्लीज़ इस मसले को हिंदू मुसलमान के चश्मे से ना देखिए, इसे आप महिलाओं के अधिकार के साथ जोड़िए। और खासकर जो वंचित समाज से आने वाली महिलाएं हैं उनके अधिकार के लिए तो हम सब लोगों को लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे अपील है कि प्लीज़ इसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से ना देखिए। और जो हमारी बहनें लड़ाई लड़ रही हैं अपने शिक्षा के अधिकार के लिए, उनके साथ हम लोगों को सॉलिडारिटी पेश करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।